नमस्कार, मैं मनोज बिष्ट स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल में। वीडियो लेक्चर में NTA UGC नेट फर्स्ट पेपर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम टीचिंग एप्टीट्यूड के 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वीडियो लेक्चर की शुरुआत करने से पहले आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। शिक्षण अभिक्षमता या टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित पहला प्रश्न है, विमर्शी चिंतन स्तर पर शिक्षण के आयोजन हेतु अपेक्षित बुनियादी आवश्यकताएं संबंधित हैं। पहला क्वेश्चन है, विमर्शी चिंतन स्तर पर शिक्षण के आयोजन हेतु अपेक्षित बुनियादी आवश्यकताएं संबंधित हैं। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन शिक्षक द्वारा तथ्यों तथा सूचनाओं की व्यवस्थित तथा अनुक्रमिक प्रस्तुति से। दूसरा ऑप्शन है, समस्याओं तथा उनके समाधान की प्रक्रिया में छात्रों को अन्वेषण और तत्संबंधी व्याख्या में सहायता प्रदान करने से। तीसरा ऑप्शन है, छात्रों द्वारा तथ्यों को स्पष्ट किए जाने तथा उसकी व्याख्या किए जाने से। चौथा ऑप्शन है, शिक्षक द्वारा ठोस तथ्यों की प्रस्तुति एवं उसकी कार्यान्वयन अनुक्रम से। तो विमर्शी चिंतन स्तर या रिफ्लेक्टिव लेवल पर शिक्षण के आयोजन हेतु अपेक्षित बुनियादी आवश्यकताएं किससे संबंधित हैं? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, समस्याओं तथा उनके समाधान की प्रक्रिया में छात्रों को अन्वेषण और तत्संबंधी व्याख्या में सहायता प्रदान करने से। इसकी विस्तृत व्याख्या समझते हैं। विमर्शी स्तर या रिफ्लेक्टिव लेवल शैक्षणिक विचारों में गहरे अध्ययन, चिंतन तथा मनन के लिए पूर्व अर्पित ज्ञान, तथ्य और सामान्यकृत निष्कर्षों, विचारों, सिद्धांतों में अपेक्षित परिवर्तन लाए जाते हैं तथा नई सूझबूझ विकसित की जाती है। अतः विमर्शी स्तरीय विचारों के आदान प्रदान में क्रियान्वितकारी संप्रेषण की संभावना अधिक होती है। विमर्शी स्तर या रिफ्लेक्टिव लेवल में शैक्षणिक विचारों में गहरे अध्ययन, चिंतन तथा मनन के लिए पूर्व अर्पित ज्ञान, तथ्य और सामान्यकृत निष्कर्षों, विचारों, सिद्धांतों में अपेक्षित परिवर्तन लाए जाते हैं तथा नई सूझबूझ विकसित की जाती है। अतः विमर्शी स्तरीय विचारों के आदान प्रदान में क्रियान्वितकारी संप्रेषण, कम्युनिकेशन की संभावना अधिक होती है। विमर्शी स्तर या रिफ्लेक्टिव लेवल के प्रस्तावक हंटे हैं। यह शिक्षण का उच्चतम स्तर है। विमर्शी स्तर जो है शिक्षण का जो है उच्चतम स्तर है और स्मृति स्तर एवं ग्रहण शक्ति स्तर दोनों इसके जो है आधार हैं। यह शिक्षण का समस्या केंद्रित दृष्टिकोण है। विमर्शी स्तर जो है शिक्षण का समस्या केंद्रित या प्रॉब्लम सेंट्रिक दृष्टिकोण है। कक्षा का वातावरण जो है मुक्त और स्वतंत्र यानी ओपन एंड इंडिपेंडेंट होता है। विमर्शी स्तर में जो है कक्षा का वातावरण मुक्त और स्वतंत्र होता है। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है इस प्रकार है, नीचे दिए गए सेटों में से सेट 1 में जो है मूल्यांकन प्रणाली का उल्लेख है, जबकि सेट 2 में उनकी वर्णनात्मक विशेषताओं का उल्लेख है। तो दोनों सेटों को सम्मिलित कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। सेट 1 में मूल्यांकन प्रणाली को दिखाया गया है और सेट 2 में उनकी विशेषताएं या वर्णनात्मक विशेषताओं को दिखाया गया है। मूल्यांकन प्रणाली में ए है निर्माणात्मक मूल्यांकन, बी संकलनात्मक मूल्यांकन, सी मानक संदर्भित परीक्षण, डी निकट संदर्भित परीक्षण। विशेषताएं हैं दूसरों के साथ छात्रों के निष्पादन की तुलना। दूसरा है निपुणता के मानकों को बताना। तीसरा है छात्रों की समस्या की नैदानिक जांच।
चौथा है सुधार की गुंजाइश की पहचान। पांचवा है अधिगम स्तर का निर्धारण। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात निर्माणात्मक मूल्यांकन जो है वो सुधार की गुंजाइश से की पहचान से संबंधित है। निर्माणात्मक मूल्यांकन जो है वो आपका सुधार की गुंजाइश की पहचान से संबंधित है। संकलनात्मक मूल्यांकन जो दूसरा है बी, संकलनात्मक मूल्यांकन जो है आपका अधिगम स्तर का निर्धारण से संबंधित है। संकलनात्मक मूल्यांकन जो है वो अधिगम स्तर का निर्धारण से संबंधित है। सी, मानक संदर्भित परीक्षण जो है आपका दूसरों के साथ छात्रों के निष्पादन की तुलना करना। सी जो है मानक संदर्भित परीक्षण वो आपका दूसरों के साथ छात्रों के निष्पादन की तुलना करना से संबंधित है। और चौथा है डी, निकट संदर्भित परीक्षण। यह जो है निपुणता के मानकों को बताना। निकट संदर्भित परीक्षण जो है वो संबंधित है आपका निपुणता के मानकों को बताना। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, नीचे दी गई सूची में उन कारकों की पहचान कीजिए। नीचे दी गई सूची में उन कारकों की पहचान कीजिए जो किसी संस्था में या इंस्टीट्यूट में जो है सकारात्मक अधिगम परिवेश के संबंध में शिक्षण को प्रभावित करते हैं। किसी संस्था में सकारात्मक अधिगम परिवेश के संबंध में शिक्षण को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन है पहला ऑप्शन, जिस सीमा तक शिक्षक स्पष्ट प्रस्तुति देता हो। दूसरा है कक्षा के साथ साथ संस्था में विचारों को साझा करने एवं खुली चर्चा करने हेतु संभावनाएं। तीसरा ऑप्शन है छात्रों के प्रश्नों का उत्तर देने के क्रम में प्रदर्शित होने वाली विषय सामग्री पर शिक्षण की निपुणता। चौथा ऑप्शन है संस्था अथवा कक्षा में सकारात्मक प्रबंधन का बार बार उपयोग किया जाना। पांचवा ऑप्शन है शिक्षक तथा उसके मार्गदर्शन की उपलब्धता। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, यानी कि कक्षा के साथ साथ संस्था में विचारों को साझा करने एवं खुली चर्चा करने हेतु संभावनाएं। और उसके बाद संस्था अथवा कक्षा में सकारात्मक प्रबंधन का बार बार उपयोग किया जाना। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कक्षा के साथ साथ संस्था में विचारों को साझा करने एवं खुली चर्चा करने हेतु संभावनाएं और संस्था अथवा कक्षा में सकारात्मक प्रबंधन का बार बार उपयोग किया जाना। अर्थात किसी संस्था के सकारात्मक अधिगम प्रवेश के संबंध में शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक निम्न हैं। उनमें नंबर 1, कक्षा के साथ साथ संस्था में विचारों को साझा करने एवं खुली चर्चा करने हेतु संभावनाएं। कक्षा के साथ साथ संस्था में जो है विचारों को साझा करने एवं खुली चर्चा करने हेतु संभावनाएं। उसके बाद दूसरा है संस्था अथवा कक्षा में सकारात्मक प्रबंधन का बार बार उपयोग किया जाना। संस्था तथा अथवा कक्षा में जो है सकारात्मक प्रबंधन का बार बार उपयोग किया जाना। तीसरा है कक्षा एवं संख्या को समावेशी प्रवेश के रूप में विकसित करना। कक्षा एवं संख्या को समावेशी प्रवेश के रूप में विकसित करना। अब जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन, एक प्रभावी शिक्षक होने की दृष्टि से निम्नलिखित में से प्रमुख शिक्षण व्यवहार क्या है। एक प्रभावी शिक्षक होने की दृष्टि से जो है निम्नलिखित में से प्रमुख शिक्षण व्यवहार क्या है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है अधिगम प्रक्रिया में छात्रों को संलिप्त किया जाना। एक प्रभावी शिक्षक होने की दृष्टि से प्रमुख शिक्षण व्यवहार यह होना चाहिए कि अधिगम प्रक्रिया में यानी लर्निंग प्रोसेस में जो है छात्रों को इन्वॉल्व किया जाना। इसके बाद पांचवें क्वेश्चन की बात करते हैं। पांचवा क्वेश्चन है छात्रों और शिक्षकों दोनों के लिए उपयोगी प्रभावी लेखन सिद्धांत हैं।
छात्रों और शिक्षकों दोनों के लिए जो है उपयोगी प्रभावी लेखन के सिद्धांत हैं। तो इसका आंसर होगा छात्रों और शिक्षकों दोनों के लिए उपयोगी प्रभावी लेखन के सिद्धांत हैं। नंबर 1 स्पष्टता, संक्षिप्त, नंबर 1 स्पष्टता, नंबर 2 संक्षिप्तता, नंबर 3 परिशुद्धता। छात्रों और शिक्षकों दोनों के लिए उपयोगी प्रभावी लेखन के सिद्धांत कौन कौन से हैं? स्पष्टता, संक्षिप्तता और परिशुद्धता। उसके बाद छठे क्वेश्चन की बात करते हैं। छठा क्वेश्चन है, प्रत्येक कक्षा के अंत में लघु सारांश को कहा जाता है। प्रत्येक कक्षा के या क्लास के अंत में जो है लघु सारांश को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा भाषाई संकेत चिह्नांकन। अर्थात प्रत्येक कक्षा के अंत में लघु सारांश को भाषाई संकेत चिह्नांकन कहा जाता है। प्रत्येक कक्षा के अंत में लघु सारांश को भाषाई संकेत चिह्नांकन कहा जाता है। भाषा ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है। भाषा क्या है? ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है। ये ध्वनि प्रतीक भाषाई संकेत होते हैं। जो ध्वनि प्रतीक हैं ये भाषाई संकेत होते हैं। संकेत को मुख्यतः जो है 2 उपवर्गों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1 मूल और प्रगत। विभिन्न प्राणियों द्वारा अपने स्तर पर आधारभूत जैविक भावों के आदान प्रदान के लिए मूल संकेतों का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न प्राणियों द्वारा अपने स्तर पर आधारभूत जैविक भावों के आदान प्रदान के लिए जो है मूल संकेतों का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 यह है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम उच्च शिक्षा में शैक्षिक प्रौद्योगिकी अनुपूरण के विकास को सही प्रतिबिंबित करता है? कौन सा क्रम उच्च शिक्षा में शैक्षिक प्रौद्योगिकी अनुपूरण के विकास को सही प्रतिबिंबित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा आंसर बी, पाठ्य पुस्तक अनुपूरक सामग्री, उसके बाद अभिक्रमित अधिगम सामग्री, उसके बाद मॉड्यूलर सामग्री और उसके बाद ऑनलाइन विधियाँ। इसको ऐसा समझते हैं, उच्च शिक्षण में शैक्षिक प्रौद्योगिकी अनुपूरण के विकास को निम्न क्रम से सही ढंग से प्रतिबिंबित करता है। पहला नंबर पे आता है पाठ्य पुस्तक अनुपूरक सामग्री और दूसरे नंबर पे आता है अभिक्रमित अधिगम सामग्री, तीसरे नंबर पे आता है मॉड्यूलर सामग्री और चौथे नंबर पे ऑनलाइन विधियाँ। उसके बाद 8वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 8वें क्वेश्चन में सेट 1 में शिक्षण स्तर या टीचिंग लेवल को दिखाया गया है और सेट 2 में उनके प्रमुख विषयों के साथ सम्मिलित किया गया है। शिक्षण स्तर यानी सेट ए शिक्षण स्तर, पहला है स्वायत्त विकास, दूसरा है बी स्मृति स्तर या मेमोरी लेवल, तीसरा है अवबोध स्तर या अंडरस्टैंडिंग लेवल, चौथा है विमर्शी चिंतन सार या रिफ्लेक्टिव लेवल। स्वायत्त विकास की अगर बात करें तो यह संबंधित है भाव और भावनाएं से। स्वायत्त विकास स्तर किससे संबंधित है? भाव और भावनाएं से। स्मृति स्तर या मेमोरी लेवल की बात करें तो इसका जो प्रतिपादन किया था वो हर्बर्ट ने किया था। स्मृति स्तर तथ्यों और सूचनाओं को याद करने से संबंधित है। इसका जो मुख्य विषय है स्मृति स्तर का वो है तथ्यों या और सूचनाओं को याद करने से। उसके बाद तीसरा है अवबोध स्तर या अंडरस्टैंडिंग लेवल। इसका जो प्रतिपादन किया था वो किया था मॉरिसन ने। यह संबंधित है तथ्यों और उनके उदाहरणों में संबंध देखना। तथ्यों और उनके उदाहरणों में जो है संबंध देखने से संबंधित है अवबोध स्तर। उसके बाद चौथा है विमर्शी चिंतन सार रिफ्लेक्टिव लेवल। इसका प्रतिपादन जो है हंटर ने किया था। यह संबंधित है समस्या उठाना, समस्या का समाधान करना। विमर्शी चिंतन सार जो है समस्या उठाना और समस्या का समाधान करने से संबंधित है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित सूची में से ऐसे परीक्षणों को चिह्नित कीजिए। निम्नलिखित सूची में से ऐसे परीक्षणों को चिह्नित कीजिए जो शोध के संदर्भ में इष्टतम कार्य निष्पादन परीक्षण की कोटि में आते हैं। ऐसे परीक्षणों को चिह्नित कीजिए जो शोध के संदर्भ में इष्टतम कार्य निष्पादन परीक्षण की कोटि में आते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है, सही विकल्प का चयन कीजिए। इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि सी, ई और एफ। सी, ई और एफ, यानी उपलब्ध परीक्षण, बुद्धि परीक्षण और अभिरुचि परीक्षण। अर्थात शोध कार्य के अंतर्गत प्रयोग किए जाने वाले उपलब्धि परीक्षण, शोध कार्य के अंतर्गत प्रयोग किए जाने वाले उपलब्धि परीक्षण, बुद्धि परीक्षण एवं अभिरुचि परीक्षण ऐसे परीक्षण की श्रेणी में सम्मिलित हैं जो शोध के संदर्भ में इष्टतम कार्य निष्पादन परीक्षण की कोटि में आते हैं। शोध के संदर्भ में इष्टतम कार्य निष्पादन परीक्षण की कोटि में क्या क्या आता है? एक तो उपलब्धि परीक्षण, दूसरा बुद्धि परीक्षण, तीसरा अभिरुचि परीक्षण। उपलब्धि परीक्षण की अगर बात करें, उपलब्धि परीक्षण के माध्यम से छात्र द्वारा ग्रहण किए हुए ज्ञान का अथवा किसी कौशल में निपुणता का मापन किया जाता है। उपलब्धि परीक्षण के माध्यम से जो है छात्र तथा द्वारा ग्रहण किए हुए ज्ञान, छात्र द्वारा जो ज्ञान ग्रहण किया गया है उसका अथवा किसी कौशल में निपुणता का मापन किया जाता है। उसके बाद बुद्धि परीक्षण। बुद्धि परीक्षण का तात्पर्य उन परीक्षणों से है जो बुद्धि लब्धि के रूप में केवल एक अंक के माध्यम से व्यक्ति के सामान्य बौद्धिक एवं उसमें विद्यमान विभिन्न विशिष्ट योग्यताओं के संबंध को इंगित करता है। बौद्धिक परीक्षण का तात्पर्य क्या है कि उन परीक्षणों से जो बुद्धि लब्धि के रूप में केवल एक अंक के माध्यम से व्यक्ति के सामान्य बौद्धिक एवं उसमें विद्यमान विभिन्न विशिष्ट योग्यताओं के इंगित करता है। इन परीक्षणों द्वारा शक्ति के सम्मुख विभिन्न कार्यों को प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जो 10वां क्वेश्चन है। कक्षा में शिक्षक की वाणी के स्वराघात को कहा जाता है। कक्षा में शिक्षक की वाणी के स्वराघात को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा पारिभाषिक। कक्षा में शिक्षक की वाणी के स्वराघात को पारिभाषिक कहा जाता है। कक्षा में शिक्षक की वाणी के स्वराघात को पारिभाषिक कहा जाता है। शब्दों का उच्चारण करते समय किसी वर्ण या अक्षर पर अन्य वर्णों की अपेक्षा जो विशेष या अधिक बल दिया जाता है, जिस वर्ण पर जो है विशेष या अधिक बल दिया जाता है उसे स्वराघात कहते हैं। धन्यवाद। आशा करता हूँ कि यह वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। बने रहिए हमारे YouTube चैनल वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल में। धन्यवाद।